नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल स्टडी विद PR पंकज में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप सभी को इकोनॉमिक्स की क्लासें कंटिन्यू दे रहा हूं, जिनमें से 2-3 क्लासें आपको प्रोवाइड की जा चुकी हैं। अगली क्लास आज आपको फिर से प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि हमारा सिस्टम है कि हम पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जितना हम पढ़ चुके हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं जहाँ से पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके बाद हम नए चीज के साथ फिर से जुड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमने जो स्टार्ट किया था वस्तु और सेवाएं इकोनॉमिक्स में, यानी कि अगर किसी भी मानव कोई भी चीज का उत्पादन कर सकता है, पैदा कर सकता है, तो वो है वस्तु और सेवाएं, यानी कि जिनको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर, वस्तुएं और सेवाएं। अब मैंने आपको बताया था किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन कब आप करेंगे, जब उनके कुछ कंजम्पशंस होंगे, अर्थात उपभोगकर्ता होंगे, कस्टमर होंगे, तो आप प्रोडक्शन करेंगे। इसलिए 2 चीजें तो निकल कर गई कि पहला उपभोग होना चाहिए, उपभोगकर्ता होना चाहिए, कंजम्पशंस होने चाहिए, प्लस प्रोडक्शन तभी होगा। 2 चीजें हो गई। फिर उसके बाद जब वस्तुएं और सेवा बन ही गई तो उनका वितरण भी हो सकता है, आप कर सकते हैं, चीजों को बांट सकते हैं, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर आप व्यापार कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं, चीजों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये 4 चीजें किसी वस्तु और सेवा के उत्पादन को लेकर मानव के लिए को अगर करना है तो ये 4 प्रमुख साधन होने चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वस्तु और सेवा में अंतर क्या होता है। वस्तुएं आप टच कर सकते हैं, सेवा आप टच नहीं कर सकते हैं। वस्तु आप सेव करके रख सकते हैं, जबकि सर्विस को आप सेव करके नहीं रख सकते। ठीक है, प्लस वस्तु का ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी स्थानांतरण कर सकते हैं। वहीं पर सेवाओं का आप स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं, बिकॉज गुड्स इज ए ट्रांसफरेबल थिंग्स, बट सर्विसेज इज नॉट ट्रांसफरेबल थिंग्स। ओके, उसके बाद अगर मैंने आपको बताया था कि संसाधनों की जरूरत पड़ती है। 2 प्रमुख संसाधन है किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए। कौन कौन से प्रमुख 2 संसाधन है? पहला नेचुरल रिसोर्सेज, अर्थात प्राकृतिक संसाधन। वहीं पर दूसरा है मानव संसाधन, अर्थात ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो मैंने वहां आपको बताया था कि आपका विवेक होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। ठीक है, प्लस आपकी स्किल ठीक ठाक होनी चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, समझदार होने चाहिए, तभी चीजों को उत्पादन कर पाएंगे। उत्पादन करेंगे तो सर्विसेज बढ़ेंगे तो आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, चीजें एक दूसरे से जुड़ती हुई चली जाएंगी, जिससे आपका सिस्टम पूरा बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया किसी भी वस्तु या सेवा का अगर आपको उत्पादन करना है तो 4 संसाधनों की जरूरत पड़ती है। पहले तो आपका एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, व्यक्ति को, अर्थात साहसी होना चाहिए। दूसरी चीज, वहीं पर व्यक्ति को साहस तो जोड़ लिया, लेकिन क्या चाहिए? पैसा तभी जोड़ पाए जो साहस हो गया तो पैसा आ जाएगा। क्लियर, 2 चीजें हो गई। फिर उसके बाद अगर किसी भी व्यापार या किसी धंधे पानी को शुरू करना है, किसी होटल मान लो खोलना है, कोई भी दुकान करनी है, तो आपको क्या चाहिए? लैंड का मतलब यहाँ पर जमीन से तात्पर्य है, अर्थात जमीन के आप रेंट भी रख सकते हैं। या आपके पास पैसा नहीं कि डायरेक्ट जमीन खरीद कर बिल्डिंग बनाए तब आप व्यापार करें, बिजनेस करें। आप कुछ कमरे किराए पे ले सकते हैं उससे, तो लैंड का मतलब ये है यहाँ पर। क्लियर, वहीं पर अगली चीज है, सब कुछ हो गया, लेकिन अब किसके सहारे आप करेंगे? लेबर, श्रमिक। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख साधन है किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए। ठीक, वहीं पर मैंने आपको बताया था मनी और कैपिटल में डिफरेंट, अर्थात मुद्रा और पूंजी में अंतर। मुद्रा जो है उसका कंजम्पशन हो सकता है, उपभोग हो सकता है, बल्कि वहीं पर पूंजी यानी कैपिटल का आप कंजम्पशन नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इसका शॉर्ट टर्म है बैंकिंग, मार्केटिंग। ठीक है, वहीं पर उसका लॉन्ग टर्म है, यानी कैपिटल क्या है? लॉन्ग टर्म है, तो उसके लिए क्या है? शेयर मार्केट्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। वहीं पर आपकी मुद्रा यानी कि करेंसी यानी मनी, इसको कौन स्थानांतरित करेगा, यानी रेगुलेट कौन कर सकता है? RBI। इसको स्थानांतरित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए
बनाई गई एक संस्था है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। क्लियर, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। वहीं पर इधर आए शेयर में, इसको नियंत्रित कौन करेगा, रेगुलेट कौन करेगा, इसके लिए एक संस्था है सेबी। सेबी का मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया था। ठीक, वहीं पर सेबी इधर मुद्रा के लिए एक पॉलिसी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति जो है अक्सर बहुत क्वेश्चन पूछा, यानी कि किसी भी आयोग के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको नियंत्रित करती है आरबीआई, और आरबीआई हर 3 महीने तिमाही पर मौद्रिक नीति यानी मौद्रिक नीति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है। वहीं पर शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजें कौन नियंत्रित करता है, सेबी। उधर सेबी जो है हर तिमाही पर अपनी एक पॉलिसी जारी करती है। ठीक, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। सेबी का भी मुख्यालय हेड ऑफिस मुंबई में है। उसके बाद कुछ चीजें मैंने और आपको बताई थी। प्राइस अर्थात कीमत क्या होता है, लेबर थ्योरी ऑफ प्राइस यानी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कीमत के श्रम का सिद्धांत। तो वहीं पर मैंने आपको बताया था, इसको दो लोगों के सहयोग से यह सिद्धांत पारित हुआ था, एहतियात बना था। वो 2 लोग थे, एक तो इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ जी, उनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। वहीं पर दूसरे थे कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। क्लियर, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आज हम चलते हैं आगे। ठीक, आगे अगर आप देखें तो मैंने आपको बता दिया था टाइप्स ऑफ गुड्स के आगे हम चलेंगे कुछ और डिमांड्स को लेकर। ठीक है, क्या क्या डिमांड्स और बचती हैं। एक होती है संयुक्त मांग को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। संयुक्त मांग इंग्लिश में बोल देते हैं कंपोजिट डिमांड। चलिए देखते हैं संयुक्त मांग क्या होती है। संयुक्त मांग का अर्थ यह होता है कि किसी भी एक चीज का आपको काम करना है तो उससे सारी चीजें रिलेटेड है। ठीक है, संयुक्त मांग कंपोजिट डिमांड। क्लियर, चलिए देखते हैं संयुक्त मांग क्या है या कंपोजिट डिमांड क्या है। कंपोजिट डिमांड जैसे सपोज दैट आपको घर बनाना है। ठीक है, अगर मुझे घर बनाना है या तो घर बनाने तो सोच तो लिया, इसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा हो गया, अब क्या चाहिए, ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, गिट्टी चाहिए, मोरंग चाहिए, लेबर चाहिए। ये सारी चीजें घर बन के तैयार हो गया, उसकी पुट्टी कराएंगे आप, पेंटिंग कराएंगे, ठीक है, प्लास्टर कराएंगे, वायरिंग कराएंगे, बल्ब लगाएंगे, ठीक है, कैमरे लगवाएंगे, यानी तरह बेतरह की चीजें। यानी किसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। अर्थात एक चीज आप करेंगे तो बाकी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप मार्केट से सब्जी ले आए तो सब्जी तभी बनकर तैयार होगी जब उसके साथ मसाला आप खरीदेंगे, मसाला नमक खरीदेंगे, फिर बर्तन जिस बर्तन में आप बनाएंगे, गैस चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए, ठीक है, नहीं गैस में बनाएंगे लकड़ी चाहिए, लकड़ी के चूल्हे चाहिए। ये सारी चीजें यानी एक चीज को कंप्लीट करने के लिए उसके साथ कई सारी डिमांड्स ऐड हो जाए, उसको बोलते हैं संयुक्त मांग अर्थात कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। क्लियर, चलिए अब एक और महोदय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगले अर्थशास्त्री हैं कुंज महोदय। ठीक, कुंज महोदय का क्या कहना है, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं ये श्रीमान जी। इनका सिद्धांत है, इसको बोलते हैं कुंज कर्व अर्थात कुंज वक्र। साइमन कुंज महोदय का देन है कुंज कर्व। ठीक, कुजनेट्स हैं, सॉरी कुजनेट्स कर्व अर्थात इनका नाम है साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स महोदय ने कुछ चीजें बताई हैं। जैसे इन्होंने बताया जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो उस समय देश की आय की असमानता के साथ साथ पर्यावरण की असमानता भी बढ़ती है। ठीक, अर्थात इनका कहना है कि अगर देश का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण भी प्रभावित होता है। कैसे, उस पर भी प्रभाव पड़ता है इनका कहना। तो इन्होंने 2 कर्व दिए हैं, यानी 2 डायग्राम के थ्रू इन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो चलिए हम उन 2 डायग्रामों के माध्यम से आपको विधिवत समझाने की कोशिश करेंगे। इनका कहना है, श्रीमान जी ये कहते हैं कि अगर आपके देश का विकास हो रहा है,
ठीक है। तो विकास के साथ साथ आपका पर आय की असमानता प्लस पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? इन्होंने इस डायग्राम में दो उल्टे यू बनाकर समझाने की कोशिश की है। चलिए ठीक है, देखते हैं। एक मान लेते हैं आय की असमानता, क्या मान लेते हैं? आय की असमानता। दूसरे को मान लेते हैं पर्यावरण की असमानता, पर्यावरण प्रदूषण की असमानता। क्लियर? ये हम मान लेते हैं इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है हमारा, ये आजादी के समय, यानी ये जो विकास, ये जो आपको विकास डेवलपमेंट दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं इस डायग्राम के माध्यम से, इसमें आप समझिएगा। ये दो 3 पॉइंट्स में बनाऊंगा, 3 पॉइंट्स इसमें बना दूंगा, 3 पॉइंट्स इसमें बना दूंगा, 3 पॉइंट्स इसमें बना दूंगा। ये मान लीजिए आप कि देश हमारा आजाद ही हुआ है, अर्थात 1947 की कहानी है। 1947, 1991, 2020 मान लीजिए, ठीक है। वैसे इसमें मान लो 1947, 1991 एंड 2020। आ रही इतनी बात समझ में? चलिए गुड। इनका श्रीमान जी का कहना है, जब किसी भी देश का, मतलब भारत के मान लो, भारत के जब विकास शुरू हुआ और आजादी के बाद से, तो आय की असमानता घटी, असमानता बढ़ी। ठीक है, सिंपल चीज है, आय की असमानता बढ़ेगी क्योंकि देश बहुत गरीबी पर था। देश से समझ लो, किसी राज्य को लेकर समझ लो, प्रदेश को लेकर समझ लो, या किसी परिवार को लेकर समझ लो, खुद को लेकर समझ लीजिए कि आप जब गरीब थे, आपका परिवार जब गरीब था, तो समय आय की असमानता तो थी ही। ठीक है, उस समय प्रदूषण बहुत ज्यादा, गंदगी मतलब प्रदूषण ही है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को इनका कहना है। तो ये कहते हैं कि जब आय की असमानता, जब कोई भी देश विकास की ओर बढ़ता है, ठीक है, विकासशील देश होते हैं, तो उनकी आय की असमानता धीरे धीरे बढ़ती, विकास जैसे जैसे बढ़ेगा आय की असमानता बढ़ेगी। क्लियर? फिर इनका कहने का माध्यम है कि जब देश और भी विकास की ओर बढ़ेगा, यानी यहाँ पर ये टॉप पर, यानी और भी ऊंचाई पर अगर देश विकास की ओर जाएगा, तो आय की असमानता घटती है। क्या कहा इन्होंने? जब कोई भी देश विकास की ओर बढ़ता है, यानी अंडर डेवलपमेंट जब होता है देश, तो उसकी आय की असमानता, यानी कि जो उसका आय हो रहा है देश का, तो उसकी आय की असमानता में प्रभाव पड़ता है, आय की असमानता बढ़ती है। विकास हो रहा है, असमानता बढ़ रही, लेकिन इनका कहना है जब और भी ऊंचाइयों पर देश और भी विकास की ओर जाता है, तो उसकी आय की असमानता घटती है। जैसे वर्तमान में आप अमेरिका देख लो, अमेरिका जब गरीब था 1929 और 1930 की, मैंने आपको बताया थी, तिस्सा की मंदी बताया था मैंने आपको, तो कि वहां पर एक महोदय आए थे, तो उन्होंने अपना, कीन्स महोदय, जेएम कीन्स ने अपना सिद्धांत दिया था, गड्ढा खोदो और बंद करो, दिया था ना। कैपिटल मनी उन्होंने बताई थी, हेलीकॉप्टर मनी उन्हीं के सिद्धांत दिए थे। तो जब अमेरिका गरीब था, तो आय की, इस समय देख लो हमारे देश में अमीर गरीब में काफी खाई, बहुत लंबी चौड़ी खाई है। ठीक है, आय की असमानता यही है। लेकिन जब हमारा देश अमेरिका जैसे, रूस जैसा डेवलप्ड कंट्री में आ जाएगा, तो उस समय क्या होगा, हमारे देश की आय की असमानता कम पड़ जाएगी, यानी हर ज्यादातर लोग मतलब पैसे रुपए से मेंटेन रहेंगे, यानी कि अमीर वर्ग में कन्वर्ट हो जाएंगे ज्यादातर लोग। तो उसमें आय की, पहले क्या था, जब गरीबी से हम उभर रहे थे तो आय की असमानता सभी, आय की असमानता बहुत थी, लेकिन जैसे जैसे हम और अमीर होते गए आय की असमानता घटती चली गई। वैसे इन्होंने कहा कि जब भी कोई भी देश अंडर डेवलपमेंट होता है, तो उस देश के जब डेवलपमेंट यानी विकास होता है, तो पर्यावरण प्रदूषण की काफी बढ़ता है। विकास बढ़ रहा, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा, सिंपल चीज है भाई। आप देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, आपके देश में सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, हेड ऑफिस बन रहे हैं, इसमें क्या लगेगा, गाड़ी दौड़ेंगी, साधन, अच्छी अच्छी रोडें बनाओगे, तो उसमें गाड़ी, धूल, गर्दा, धुआं, मिट्टी, कंकड़, ये सब उड़ेंगे, इससे क्या है, प्रदूषण बढ़ रहा है ना। तो पर्यावरण प्रदूषण में असमानता है कि नहीं है? देखिए, विकास जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन फिर इनका कहना, जब विकास एक ऊंचाइयों के बाद, एक स्तर पर पहुंचने के बाद, जब और भी विकास, डेवलप्ड कंट्री हो जाती है, यानी विकास हो जाता देश का,
विकसित देश में जब तब्दील हो जाता है और तब जब उसके वो विकास और करता है और तरक्की होती है, उसकी आय की ग्रोथ जब और से बढ़ती है, तो वहां पर पर्यावरण प्रदूषण कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया अब आप जो रोडे बनाओगे उनमें चारों तरफ फूल फाल झाड़ियां लगाओगे जिससे प्रदूषण हो, धूल गर्दा न उड़े। तो ये कौन से देश करते हैं? जो जिनके पास पैसा आ जाता है। सिंपल चीज ये समझ में आई। इन दो डायग्राम के महोदय के माध्यम से कुंज महोदय ने ये बताने की कोशिश की है। ठीक है, यानी कि जब भी कोई देश अंडर डेवलपमेंट रहता है तो आय की असमानता कम होती है और प्लस पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। लेकिन जैसे जैसे अंडर डेवलपमेंट से डेवलपमेंट की ओर बढ़ता है तो शुरू में तो उसकी आय की असमानता बहुत बढ़ती है, पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत बढ़ता है, जब तक वो एक ऊंचाई पर एक टॉप पर नहीं पहुंच जाता। लेकिन जब एक ऊंचाई पर एक टॉप पर पहुंच जाता है तो उस देश की आय की असमानता और प्लस पर्यावरण प्रदूषण भी कम होने लगता है। समझ गए? आगे समझना। अब मेन चीज थी, इसको मैंने आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश की। आज के मैं छोटा लेक्चर में रखूंगा। रीजन ये है कि अभी इकोनॉमिक्स शुरू नहीं है, इकोनॉमिक्स टर्म्स हैं, अभी और कई सारे टर्म्स हैं। अब जो इकोनॉमिक्स हम आपको पढ़ाएंगे अब थोड़ा अब जो टर्म्स आएंगे जैसे जीडीपी में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जीडीपी इकोनॉमिक्स मतलब जीडीपी एक बहुत टिपिकल वर्ड लोग को कहना है, बहुत जल्दी लोग समझा नहीं पाएंगे आपको। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जीडीपी आके समझ में आ गए। जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस, ठीक है, एनडीपी, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सब चीजों को मैं अगले लेक्चर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जैसा कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है हमारे यहाँ, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा चीजें आपके साथ में कैसे आ रही हैं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाते रहें। ठीक है, लोगों को बताते रहें ताकि वो भी इस फ्री चैनल का पूरा फायदा उठा सके। ठीक है, फ्री है तो ले लो फायदा। कल को भी चार्ज रख दोगे तो फिर ढूंढते फिरोगे। वही चीज है कि अभी उपलब्ध हो तो बात कर लो, नहीं रहूंगा तो फिर बात करना चाहोगे, मैं बात करना चाहूंगा तो बेटा ताबीज बनवाते फिरोगे। ठीक है, तो चलिए, तो वैसे उम्मीद है कि आपको लेक्चर बखूबी समझ आएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।